हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA1 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जनरलिस्ट्स एंड स्पेशलिस्ट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स का क्या मतलब है, उनकी रोल्स क्या होते हैं और कैसे ये दोनों मिलकर काम करते हैं। साथ ही हमें उनके बीच के एडवांटेजेस, चैलेंजेस और बैलेंस का जिक्र भी करना है, जहां पॉसिबल हो वहां एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 इंपॉर्टेंट तरह के ऑफिसर्स होते हैं, जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स। जनरलिस्ट्स वो होते हैं जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में काम कर सकते हैं, जबकि स्पेशलिस्ट्स किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। गवर्नेंस में दोनों का रोल बहुत जरूरी होता है। जनरलिस्ट्स पॉलिसी बनाने, कोऑर्डिनेट करने और सुपरवाइज करने में मदद करते हैं, जबकि स्पेशलिस्ट्स अपना टेक्निकल ज्ञान देते हैं। इस बैलेंस पर एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी में काफी डिस्कशन होता रहा है। मेन बॉडी। 1. जनरलिस्ट्स का मतलब और रोल। डेफिनेशन। जनरलिस्ट्स वो लोग होते हैं जिनके पास ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होता है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट का डीप टेक्निकल ज्ञान नहीं होता। फंक्शंस। पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन और इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, IAS ऑफिसर्स जो कभी एजुकेशन, कभी हेल्थ या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। स्ट्रेंथ्स। हर सिचुएशन में एडजस्ट करने की एबिलिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना, पॉलिसी डिसीजंस में स्ट्रॉन्ग जजमेंट। 2. स्पेशलिस्ट्स का मतलब और रोल। डेफिनेशन। स्पेशलिस्ट्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर फील्ड का डीप नॉलेज होता है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स या लॉ। फंक्शंस। टेक्निकल एडवाइस देना, रिसर्च करना और कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियर्स पब्लिक वर्क्स में, इकोनॉमिस्ट्स प्लानिंग कमीशन में। स्ट्रेंथ्स। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, अपने फील्ड में इनोवेशन लाना। 3. रिलेशनशिप और इंटरेक्शन के एरियाज। कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स। जनरलिस्ट्स कोऑर्डिनेशन देते हैं, स्पेशलिस्ट्स टेक्निकल साउंडनेस एंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जनरलिस्ट पॉलिसी और रिसोर्सेज मैनेज करता है, स्पेशलिस्ट मेडिकल डिजाइन और एग्जीक्यूशन करता है। पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स। अप्रोच में डिफरेंस, जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी सोचता है, स्पेशलिस्ट टेक्निकल एक्यूरेसी पे फोकस करता है। हायरार्की इश्यूज। जनरलिस्ट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रखता है जो कभी फ्रिक्शन क्रिएट करता है। नीड फॉर कोऑपरेशन। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की डोमेन का रिस्पेक्ट करें। 4. बैलेंस कैसे बनाएं। मेरिट्स ऑफ बैलेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल दोनों पर्सपेक्टिव मिलकर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बढ़ते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट होती है। मेथड्स। जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स के लिए जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रोल्स क्लियरली डिफाइन करना, कोलैबोरेटिव कमिटीज बनानी। केस एग्जाम्पल, नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन में जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स मिलकर नेशनल पॉलिसीज डिजाइन और इंप्लीमेंट करते हैं। कंक्लूजन। जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स का रिलेशनशिप एक गाड़ी के 2 पहिए जैसे है, दोनों जरूरी है। जनरलिस्ट्स विजन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाते हैं, स्पेशलिस्ट्स टेक्निकल प्रिसीजन देते हैं। अगर दोनों में रिस्पेक्ट और बैलेंस ना हो तो एफिशिएंसी गिर सकती है। इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच जहां दोनों हार्मनी में काम करे, बेस्ट गवर्नेंस का रास्ता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 10. What is the relevance of coordination? Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन का एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। आपको इसका मीनिंग, जरूरत, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में रोल और एफिशिएंसी पर इफेक्ट समझने हैं। एग्जाम्पल के साथ रेलेवेंस क्लियर करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेशन एक बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और लोगों के काम को एक कॉमन गोल की तरफ हार्मोनाइज करता है। इसका मतलब है एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना ताकि एफिशिएंसी बढ़े, ड्यूप्लिकेशन ना हो और काम टाइम पर कंप्लीट हो।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ टास्क्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो डिलेज, कॉन्फ्लिक्ट्स और रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है। मैनेजमेंट थिंकर्स जैसे हेनरी फायोल ने भी कोऑर्डिनेशन को एक की फंक्शन माना है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है ग्रुप एफर्ट्स को ऑर्डरली अरेंज करके एक यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट करना। ये अलग से एक फंक्शन नहीं बल्कि हर मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में इंक्लूडेड होता है। एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर्स, सप्लाई चेन और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन से वैक्सीन टाइम पर लोगों तक पहुंचती है। की फीचर्स। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अलग अलग स्पेशलाइजेशंस को एक कॉमन एफर्ट में इंटीग्रेट करती है। 2. नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन का काम अलग होता है, कोऑर्डिनेशन उन्हें इंटीग्रेट करता है। इंटरडिपेंडेंस। गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। डिपार्टमेंट्स के अलग प्रायोरिटीज को अलाइन करता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ड्यूप्लिकेशन और वेस्टेज को रोकती है। एग्जाम्पल, डिजास्टर मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब पुलिस, हेल्थ सर्विसेज, एनजीओ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ काम करते हैं। 3. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंटरनल कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट्स के बीच। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। बाहर की एजेंसीज, स्टेक होल्डर्स के साथ। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। हायर और लोअर मैनेजमेंट लेवल्स के बीच। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। सेम लेवल के यूनिट्स के बीच। इन सब टाइप्स से पॉलिसी अलाइनमेंट और कोऑपरेशन दोनों इंश्योर होता है। 4. मेथड्स एंड टेक्निक्स टू अचीव कोऑर्डिनेशन। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। सबको ऑर्गेनाइजेशन का गोल पता होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन। टाइम पर सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लिएजॉन ऑफिसर्स। डिपार्टमेंट्स के बीच लिंक मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग। रेगुलर मीटिंग्स। पीरियोडिक रिव्यू से सब एक पेज पर रहते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। एसओपी होने से कंफ्यूजन कम होता है। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज में शेड्यूलिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस टीम्स के बीच कोऑर्डिनेशन से ट्रेन स्मूथ चलती है। कंक्लूजन। कोऑर्डिनेशन एक ग्लू की तरह है जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ रखता है। अगर ये ना हो तो अच्छे से प्लान प्रोजेक्ट्स भी फेल हो सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन से पॉलिसीज इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट होती है, रिसोर्सेस का बेस्ट यूज होता है और पब्लिक तक सर्विसेज टाइम पर पहुंचती है। मेरे हिसाब से जैसे जैसे गवर्नमेंट का काम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Make an appraisal of the arguments in favor or against the principle of unity of command. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को समझना है, फिर उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और अगेंस्ट में भी। लास्ट में एक बैलेंस्ड व्यू देना है जिसमें दोनों साइड्स को वे करके अपना कंक्लूजन बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड एक ऐसा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जिसमें हर एम्प्लॉय सिर्फ एक सुपीरियर से हाई ऑर्डर्स लेता है। इस प्रिंसिपल को हेनरी फायोल ने बहुत एम्फसाइज किया था क्योंकि ये डिसिप्लिन, क्लैरिटी और एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रिंसिपल कंफ्यूजन और ओवरलैपिंग अथॉरिटी को अवॉइड करता है। लेकिन मॉडर्न जमाने के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी प्रैक्टिकलिटी पर क्वेश्चंस उठते हैं। इस आंसर में हम इसका मतलब, मेरिट्स, डिमेरिट्स और बैलेंस्ड अप्रेजल डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। डेफिनेशन। हर एम्प्लॉय का एक हेड रिपोर्टिंग हेड होना चाहिए। पर्पस। वर्क डुप्लीकेशन और कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स को अवॉइड करना। एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय को टेक्निकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दोनों से अलग ऑर्डर्स मिलते हैं तो काम बिगड़ सकता है। 2. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। ऑर्डर्स क्लियर होते हैं, कंफ्यूजन कम होता है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पता होता है कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अवॉइडेंस ऑफ कंफ्यूजन। कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स से बचता है। एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, काम स्मूथली चलता है। सपोर्ट फ्रॉम क्लासिकल थिंकर्स। हेनरी फायोल और टेलर दोनों ने क्लियर अथॉरिटी लाइंस को सपोर्ट किया। 3.
Arguments against unity of command. Not practical in complex organizations. Modern organizations में matrix structures और multiple bosses common है. Delay in decision making in specialized work. कभी कभी multiple inputs जरूरी होते हैं जो single command से possible नहीं. Reduced flexibility. Strict rule cross-functional expertise use करने से रोकता है. Contradicts modern coordination methods. आज के collaborative work style में rigid chain काम नहीं करता. 4. Balanced appraisal. Principle का core idea अभी भी useful है, clear authority और accountability. लेकिन मॉडर्न जमाने में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देना जरूरी है, स्पेशली टीमवर्क और क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स के लिए. एक मिक्स्ड अप्रोच बेस्ट रहेगी. कोर रिपोर्टिंग सिंगल सुपीरियर को हो, लेकिन प्रोजेक्ट्स के लिए कोलैबोरेशन अलाउ हो. कंक्लूजन. यूनिटी ऑफ कमांड एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट रूल है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और क्लैरिटी लाता है. स्ट्रिक्टली फॉलो करना हर जगह पॉसिबल नहीं, लेकिन इसका कोर प्रिंसिपल आज भी रेलेवेंट है. थोड़ी एडेप्टेबिलिटी के साथ ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर सकता है. If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Discuss the merits and demerits of centralization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझाना है, उसके फायदे, मेरिट्स और नुकसान, डिमेरिट्स, बताने हैं. साथ ही हमें यह भी बताना है कि किस सिचुएशन में सेंट्रलाइजेशन सही काम करता है और कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है. आंसर. इंट्रोडक्शन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर को ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल या सेंट्रल अथॉरिटी के पास रखना. इस सिस्टम में बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजन सीनियर ऑफिशियल्स या एक सेंट्रल बॉडी लेती है और लोअर लेवल सिर्फ उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करती है. मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हेनरी फायोल ने सेंट्रलाइजेशन को अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया है. इस आंसर में हम सेंट्रलाइजेशन का मतलब, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और एग्जाम्पल्स के साथ सिचुएशंस डिस्कस करेंगे. मेन बॉडी. 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि डिसीजंस एक ही जगह, टॉप लेवल पर लिए जाते हैं. इससे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में यूनिफॉर्मिटी आती है. गवर्नमेंट में इसका मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, लोकल यूनिट्स को लिमिटेड पावर माइल. एग्जाम्पल. एजुकेशन सिस्टम में जब सिलेबस और पॉलिसीज सिर्फ सेंट्रल मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, तो यह सेंट्रलाइजेशन होता है. 2. मेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन. ए. यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन. प्योर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह के रूल्स और पॉलिसीज फॉलो होते हैं. कंफ्यूजन कम होता है और एक स्टैंडर्ड अप्रोच बनता है. एग्जाम्पल. मल्टीनेशनल कंपनीज में सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग से ब्रांड इमेज सेम रहती है. बी. स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड कंट्रोल. डिसीजन टॉप से आता है तो डायरेक्शन क्लियर होता है और कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है. डिपार्टमेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम होता है. सी. क्विक इम्प्लीमेंटेशन इन इमरजेंसीज. क्राइसिस में तुरंत डिसीजन लिया जा सकता है बिना मल्टीपल अप्रूवल्स का वेट किए. डी. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज. टॉप मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो बेटर डिसीजन ले सकते हैं. 3. डिमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन. ए. ओवरबर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट. सब डिसीजंस टॉप लेवल पे लेने से लीडर्स का वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है. बी. लैक ऑफ इनिशिएटिव एट लोअर लेवल्स. लोअर लेवल एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता, जो उनकी मोटिवेशन और क्रिएटिविटी कम कर सकता है. सी. डिले इन डिसीजन मेकिंग. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में हर बात टॉप तक ले जाने से काफी डिले होता है. एग्जाम्पल. पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स में सेंट्रल अप्रूवल्स आने में महीने लग सकते हैं. डी. वीक अडेप्टेबिलिटी टू लोकल नीड्स. सेंट्रल अथॉरिटी को लोकल कंडीशंस का डिटेल नॉलेज नहीं होता, इसलिए पॉलिसीज लोकल लेवल पर फिट नहीं बैठती. 4. सिचुएशंस वेयर सेंट्रलाइजेशन वर्क्स और फेल्स. अच्छा काम करता है जब ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो और काम सिंपल हो, स्ट्रिक्ट कंट्रोल और यूनिफॉर्मिटी चाहिए हो. एग्जाम्पल. आर्मी. क्राइसिस सिचुएशन हो जिसमें क्विक एक्शन लेना जरूरी हो. फेल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो और जियोग्राफिकली स्प्रेड हो, लोकल नॉलेज की जरूरत हो, इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट हो. कंक्लूजन. सेंट्रलाइजेशन से कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है, पॉलिसीज यूनिफॉर्म रहती है और क्राइसिस में काम फास्ट होता है. लेकिन यह फ्लेक्सिबिलिटी कम करता है, लोअर लेवल का इनिशिएटिव रोक देता है और टॉप मैनेजमेंट पर लोड बढ़ा देता है.
बेस्ट अप्रोच ये है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन सेंट्रलाइज करें और ऑपरेशनल काम डिसेंट्रलाइज करें ताकि दोनों सिस्टम्स का बेस्ट रिजल्ट माइल। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।